नमस्कार, चाटे शिक्षा समूह में आप सभी का स्वागत है। हम आज हिंदी लोक भारती किताब के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, यह जो किताब है यह हमें 80 अंकों के लिए है, बराबर। इसका जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है यह सभी को पता है, लेकिन फिर भी यह किस तरीके से आएगा इसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। देखिए बच्चों, ये जो किताब है यह पूरी किताब हमें 80 अंकों के लिए है। इसमें 3 विभाग है। पहला है गद्य विभाग, दूसरा है पद्य विभाग, तीसरा है पूरक पठन और चौथा व्याकरण, 5वां है उपयोजित लेखन। देखिए, ये जो पूरे 5 विभाग है, मैंने पहले 3 विभाग कहा एक किताब में है, बाकी के जो है वे व्याकरण और उपयोजित लेखन का हिस्सा है। देखिए, यहाँ पर जो किताब में गद्य विभाग आता है, यह गद्य विभाग कुल मिलाकर 20 अंकों के लिए होगा। दूसरा विभाग आता है पद्य, वह 12 अंकों के लिए होगा। तीसरा जो पूरक पठन है वह 8 अंकों के लिए होगा। आगे जो भी भाषा अध्ययन मतलब जिसे हम व्याकरण कहते हैं वह कुल मिलाकर 14 अंकों के लिए होगा। और अंतिम जो है उपयोजित लेखन या लेखन विभाग हम कहते हैं वह होगा 26 अंकों के लिए, बराबर। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो गद्य, पद्य और पूरक पठन है इस पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं। देखिए बच्चों, अभी मैंने कहा कि गद्य विभाग होगा हमें 20 अंकों के लिए, तो किस तरीके से यह 20 अंक होंगे। यहाँ पर 3 परिच्छेद आएंगे, लेकिन ध्यान में रहे यहाँ पर 2 परिच्छेद पठित गद्यों पर होंगे, 2 परिच्छेद पठित गद्यों पर होंगे। वह एक जो परिच्छेद है यह 8 अंकों के लिए होगा। मतलब गद्य विभाग पर 2 परिच्छेद आएंगे, वे होंगे 16 अंकों के लिए। बाकी बचे 4 अंक, वे अपठित गद्य के लिए होंगे। मतलब ये जो परिच्छेद होगा यह हमने पढ़ा हुआ नहीं है, हमारे किताब से परे है। मतलब दूसरा ही वहाँ पर परिच्छेद आ जाएगा। कुल मिलाकर कितने होंगे? 20 होंगे। ये जो कविताएं हैं मतलब जिसे हम पद्य विभाग कहते हैं, वहाँ पर भी 2 पद्यांश आ जाएंगे। उसमें से एक होगा 6 अंकों के लिए, दूसरा होगा 6 अंकों के लिए, कुल मिलाकर होंगे 12 अंक। पूरक पठन जो विभाग है इसमें गद्य भी है और पद्य भी है। ध्यान में रहे बच्चों, पूरक पठन विभाग हमारा जो है इसमें गद्य भी है और पद्य भी है। गद्य विभाग में से एक परिच्छेद आएगा, वह होगा 4 अंकों के लिए। हम पूरक पठन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और दूसरा पद्य होगा, वह भी होगा 4 अंकों के लिए। इसका मतलब कुल मिलाकर 8 अंकों के लिए पूरक पठन होगा बच्चों। देखिए, यहाँ पर ये जो किताब में गद्य, पद्य और पूरक पठन है इस पर आधारित किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं यह हम देखते हैं। जो 8 अंक गद्य के लिए है, तो 8 अंकों का विभाजन किस तरह से हुआ है? हर एक परिच्छेद का वही होगा, पठित परिच्छेद का। देखिए यहाँ पर प्रश्न कैसा होगा? अ और आ पठित परिच्छेद मतलब निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। इस तरह से आपका पहला प्रश्न होगा। देखिए, उसमें से कृति क्रमांक 1 होगी, वह होगी आकलन कृति। देखिए बच्चों, पहली कृति कौन सी होगी? आकलन कृति। उसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 अंकों के लिए, या 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रश्न के लिए आधा अंक, कुल मिलाकर 2 अंक होंगे। देखिए, दूसरी कृति होगी वह भी आकलन कृति ही होगी। दूसरी कृति होगी वह भी क्या होगी? आकलन कृति। उसमें भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 अंकों के लिए, या 4 प्रश्न पूछे जाएंगे आधा अंक, कुल मिलाकर 2 अंकों के लिए, बराबर। तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है बच्चों। पहला और दूसरा प्रश्न 8 अंकों का ये जो अंक विभाजन है यह हम देख रहे हैं। पहला और दूसरा प्रश्न आकलन पर आधारित है, तीसरा प्रश्न है व्याकरण पर आधारित, जिसे हम शब्द संपदा कह सकते हैं। यहाँ पर शब्द संपदा में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं यह दिया हुआ है बच्चों। देखिए, शब्द संपदा के अंतर्गत अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, इसका मतलब यह है कि जो तीसरा प्रश्न होगा शब्द संपदा के लिए, उसी प्रश्न में ये सभी प्रश्न आ सकते हैं।
या व्याकरण में, यही आप एक बात ध्यान में रखिए। यह जो तीसरा प्रश्न है यह गद्य पर आधारित होगा और पद्य पर भी यही प्रश्न होगा। पद्य विभाग पर जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वह भी शब्द संपदा में इसी पर आधारित होगा। यह बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। समझ गए बच्चों? देखिए पहला प्रश्न एक परिच्छेद में किस तरह से आएगा, आकलन कृति पर, दूसरा प्रश्न आकलन कृति पर, तीसरा प्रश्न शब्द संपदा पर। ये सभी 2 अंकों के लिए है। आकलन कृति पहला प्रश्न 2 अंक, आकलन कृति दूसरा प्रश्न 2 अंक, शब्द संपदा तीसरा प्रश्न 2 अंक और अंतिम होगा अभिव्यक्ति मतलब स्वमत होगा। स्वमत यह जो है यह भी 2 अंकों के लिए ही होता है। स्वमत के बारे में महत्वपूर्ण बातें हम आगे देखने ही वाले हैं, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान में रखिए, स्वमत मतलब हमारा स्वयं का विचार होता है। हमारा जो भी विचार होता है वह हमें अच्छी तरह से प्रकट करना होता है। हाँ, ध्यान में रहे बच्चों कि जो भी विचार हम प्रस्तुत करते हैं वे सभी सकारात्मक हो, निराशाजनक इस तरह के हमें हमारे जो विचार है वह प्रकट नहीं करने चाहिए। यह बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। आगे जो भी सूचनाएं हैं स्वमत के बारे में वह मैं परिच्छेद जब भी मैं बताऊंगी तभी मैं आपको अच्छी तरह से वह समझाती हूँ। देखिए इस तरह से गद्य आ यही प्रश्न इस तरीके से आ जाएंगे। समझ गए बच्चों? पहला आकलन, दूसरा आकलन, तीसरे शब्द संपदा, चौथा है स्वमत। कुल मिलाकर 8 और 8 16 हुए। अपठित परिच्छेद पर जो भी प्रश्न आने वाले हैं वे क्या होंगे, एक आकलन कृति पर होंगे 2 अंकों के लिए और दूसरा जो है वह स्वमत होगा 2 अंकों के लिए। मतलब कुल मिलाकर बच्चों कितने हुए, 4 अंक हुए। समझ गए बच्चों किस तरह से ये अंक विभाजन जो है 8 अंकों का किया गया है। यहाँ पर अपठित परिच्छेद का भी यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा विभाग है पद्य। पद्य विभाग में देखिए किस तरह से अ और आ यह जो प्रश्न है वह भी दिया गया है। यहाँ पर भी जो 2 परिच्छेद आएंगे वे परिच्छेद किस तरीके से पूछे जाएंगे। देखिए पहला है आकलन कृति, यहाँ पर भी उसी तरीके से है। 2 प्रश्न आएंगे 1-1 अंकों के लिए, मतलब 2 अंक होंगे या 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, आधे अंक के लिए वह होगा 2 अंकों के लिए। दूसरा प्रश्न शब्द संपदा, यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया है कि शब्द संपदा किसमें है, पद्य में भी है, तो वहीं पर भी इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से कोई भी प्रश्न यहाँ पर होंगे, तो आप अच्छी तरह से इसका भी अध्ययन कर ले। अगला तीसरा होगा सरल अर्थ। यहाँ पर ध्यान में रखें बच्चों, गद्यों पर आधारित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो होगा स्वमत होगा। अंतिम चौथा प्रश्न जो है वह स्वमत होगा, लेकिन पद्य पर जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वह अंतिम तीसरा होगा। यहाँ पर जो भी पंक्तियां दी गई है उसका सरल अर्थ आपको लिखना है। यहाँ पर आपका स्वमत नहीं होगा, जो भी पंक्तियां हैं मतलब पद्यांश है उसका सरल अर्थ होगा। फिर उसमें से 4 पंक्तियां पूछी जाएगी, अंतिम वाली होगी या पहली होगी या बीच में कौन सी भी पंक्तियां होगी, उसका आपको भावार्थ लिखना है। भावार्थ लिखिए, सरल अर्थ लिखिए या सिर्फ अर्थ लिखिए, ऐसा वहाँ पर प्रश्न होगा। तो आपको एक ही कार्य करना है कि अपने विचार से उसका अर्थ जो है सही रूप से वह लिखना है। समझ गए बच्चों? गद्य विभाग और पद्य विभाग समझ गए किस तरह से अंक विभाजन हुआ है। अगला देखिए यहाँ पर है पूरक पठन। पूरक पठन में देखिए पठित गद्य परिच्छेद, अभी मैंने आपको बताया ही है कि यहाँ पर एक गद्य भी है और पद्य भी है। गद्य पर आधारित एक आएगा और पद्य पर आधारित एक आएगा। गद्य पर आधारित जो आएगा वहाँ पर आकलन पर आधारित 2 अंकों के लिए एक प्रश्न होगा और स्वमत पर आधारित एक प्रश्न होगा, है कि नहीं। और अगला जो है पद्य है उसी पर भी आधारित। यहाँ पर देखिए पठित गद्य है, आकलन कृति 2 अंकों के लिए, अभिव्यक्ति मतलब स्वमत जो है वह 2 अंकों के लिए। अगला देखिए यहाँ पर पठित पद्यांश है, मतलब पूरक पठन है लेकिन पद्य पर आधारित है। ये जो है यहाँ पर भी ऐसे ही अंक विभाजन किया है। पहला है आकलन कृति, इस पर 2 प्रश्न आएंगे या 4 प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न होंगे तो 1-1 अंक के लिए होगा, 4 प्रश्न होंगे तो आधे अंक के लिए 2 प्रश्न। और
अभिव्यक्ति। यहाँ पर पद्य है लेकिन पद्यांश का भावार्थ नहीं है, यहाँ पर क्या होगी, अभिव्यक्ति होगी। यह बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। बच्चों अगला विभाग जो है वह है भाषा अध्ययन, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। भाषा अध्ययन मतलब क्या, व्याकरण है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें अच्छे तरीके से यह ध्यान में रखना है बच्चों कि अगर हमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो इसमें से एक भी अंक हमारा नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हमें व्याकरण की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करनी ही है। मतलब व्याकरण के लिए कुल मिलाकर 14 अंक हैं। कुल मिलाकर कितने बच्चों, 14 है। तो इस 14 के 14 अंक हमें हासिल करने ही हैं, 13 भी नहीं। कितने, 14 के 14 अंक हमें हासिल करने हैं। तो इसके लिए हमें उसी तरीके से ये जो व्याकरण की जानकारी है वह लेनी आवश्यक है। तो देखिए व्याकरण में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, इसी सीक्वेंस से या इसी क्रम से हम इनका अध्ययन जरूर करेंगे। इसी क्रम से ही प्रश्न आएंगे बोर्ड में। तो ये जो क्रम है यह हमें भूलना नहीं है। कौन सा प्रश्न किस तरीके से आ सकता है यह हम आगे देखने ही वाले हैं। अभी देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इसमें हैं। देखिए पहला है शब्दभेद। शब्दभेदों में संज्ञा सर्वनाम विशेषण पहचानो, यही आएगा। दूसरा अव्यय पर आधारित है, लेकिन बच्चों यहाँ पर अव्यय का वाक्य में प्रयोग करना है। तीसरा देखिए संधि पर आधारित है, इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको विच्छेद करना है, शब्द पहचानना है या संधि पहचानना है। इस तरह से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। चौथा है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया पहचानो या सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग करो, इस तरीके से प्रश्न होगा। 5वां है प्रेरणार्थक क्रिया। उसमें प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, इसका रूप लिखना है। 6ठा है मुहावरे का चयन। मुहावरे का चयन करना है और दूसरा भी होता है मुहावरा जो दिया होता है उसका अर्थ लिखकर हमें वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है। अगला है कारक पहचानना और उसका भेद लिखना। 8वां है विराम चिन्ह और उसका वाक्य में प्रयोग। अगला है 3 में से 2 वाक्यों का काल परिवर्तन। देखिए ये जो अंतिम 9, 10 और 11 इस नंबर के जो प्रश्न है यह हर एक 2-2 अंकों के लिए है। बाकी 8 तक 1-1 अंकों के लिए ही यह व्याकरण पर आधारित प्रश्न है। 9, 10 और 11वां जो प्रश्न है वह हर एक प्रश्न 2-2 अंकों के लिए है। यह बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। मतलब काल परिवर्तन 2 अंकों के लिए है, वाक्य के भेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर यह 2 अंकों के लिए है और वाक्य शुद्धिकरण यह भी 2 अंकों के लिए है। देखिए यहाँ पर 2 वाक्य दिए होते हैं तो हर एक वाक्य में 2-2 अशुद्धियाँ यहाँ पर दी होती है, वह हमें पहचाननी है और वह लिखनी है। समझ गए बच्चों व्याकरण में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। अगला 5वां प्रश्न है उपयोजित लेखन। देखिए उपयोजित लेखन में कौन कौन से प्रश्न है। यहाँ पर पत्र लेखन है, गद्य आकलन है, वृत्तांत लेखन है, वृत्तांत लेखन को और मतलब अथवा कहानी लेखन है, विज्ञापन और निबंध लेखन। इन सभी पर आधारित कुल मिलाकर 26 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए बच्चों ये हुआ हमारा प्रश्न पत्र का प्रारूप। अच्छी तरह से समझ लीजिए। गद्य विभाग है 20 अंकों के लिए, पद्य विभाग है 12 अंकों के लिए, पूरक पठन है 8 अंकों के लिए, हमारा व्याकरण जो है मतलब भाषा अध्ययन यह है 14 अंकों के लिए और अंतिम जो है उपयोजित लेखन मतलब जिसे हम लेखन विभाग कहते हैं वह है 26 अंकों के लिए। यह तो हमें अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कुल मिलाकर हुए 80 अंक। ठीक है बच्चों, तो ये जो परीक्षा है हम किस तरीके से देंगे यही अब हम देखते हैं। बहुत ही आसान तरीका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इसी कारण आप अच्छी तरह से ध्यान दें। देखिए यहाँ पर पहली इकाई और दूसरी इकाई यह पाठ्य पुस्तक है हमारा पूरा, है कि नहीं। लेकिन इस साल कोरोना की वजह से कुछ अंश जो है वह कम कर दिया है। कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर पहली इकाई में 11, दूसरी इकाई में 11 पाठ है। इसमें 4 गद्य है,
4 पद्य है, 2 पूरक पठन गद्य है, 1 पद्य है, कुल मिलाकर 11। उसी तरीके से यहाँ पर भी 4 गद्य विभाग है, 4 पद्य है, पूरक पठन के 3 है, उसमें से 2 गद्य है और 1 पद्य है। लेकिन बच्चों इस साल हमें सिर्फ इतनी ही पढ़ाई करनी है। कितनी पढ़ाई करनी है? देखिए यहाँ पर जो भी पाठ्यक्रम कम किया गया है वह कम करके यहाँ पर बचा हुआ मैंने दिया है। देखिए गद्य पहली इकाई में सिर्फ 2 पाठ आएंगे गद्य विभाग में। कौन कौन से? वारे हमदर्द, रीढ़ की हड्डी। देखिए गद्य विभाग में पहली इकाई में सिर्फ 2 ही गद्य आएंगे, वारे हमदर्द और रीढ़ की हड्डी। दूसरी इकाई में ईमानदारी की प्रतिभूति, महिला आश्रम और जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, ये 3 ही गद्य होंगे। पाठ पहले विभाग में 2, दूसरे विभाग में 3, कुल मिलाकर हमें 5 पाठों का ही अध्ययन करना है। ध्यान में रखिए सिर्फ गद्य विभाग के बारे में मैं कह रही हूँ। आप कहेंगे पूरे किताब में सिर्फ 5 ही? नहीं, सिर्फ गद्य के बारे में। तो ये ध्यान में रखिए कि पहली इकाई के सिर्फ 2 ही गद्य विभाग है, दूसरी इकाई के सिर्फ 3 ही है। इन 5 पर आधारित हमें 2 परिच्छेद आने वाले हैं। हमने प्रश्न पत्र का प्रारूप देख ही लिया है, उसमें देख लिया है कि 2 परिच्छेद होंगे गद्य पर आधारित। पठित अपठित पर 1 होगा, वह 4 अंकों के लिए। वह हमारे यहाँ है ही नहीं, लेकिन इसी कारण मैंने वह नहीं लिया है। अपठित ही होगा, मतलब बाहर से लिया हुआ होगा। तो पठित पर इन 5 पर आधारित 2 गद्यों पर हमें परिच्छेद आने वाले हैं ही। मतलब हमें सिर्फ इन 5 का अध्ययन करना है 2 परिच्छेदों के लिए। 8 अंकों के 2 परिच्छेद। समझ गए बच्चों? आगे देखिए पद्य विभाग। पद्य विभाग पहली इकाई में 3 कविताएं हैं, इनका अध्ययन करना है। भारत महिमा, गिरिधर नागर, गजल। पहली इकाई में देखिए भारत महिमा, गिरिधर नागर और गजल है। दूसरी इकाई में देखिए बरसी जलद, छापा, समता की ओर। समझ गए बच्चों? तो पद्य विभाग में पहली इकाई में 3 कविताएं देखेंगे और दूसरी इकाई में 3 कविताएं देखेंगे। इन 6 कविताओं पर हमें क्या आएगी? 2 पद्यांश आएंगे, बराबर। उसमें भी एक बात और ध्यान से सुनिए, ये जो गिरिधर नागर है और बरसी जलद है, यह मध्ययुगीन कविताएं हैं। मध्ययुगीन काल की कविताएं कौन कौन सी हैं? गिरिधर नागर और बरसी जलद। इन दोनों में से एक आएगी ही, इन दोनों में से एक आएगी ही। मतलब गिरिधर नागर तो आएगी या बरसी जलद तो आएगी। यह नहीं है तो यह नहीं है तो यह, इन दोनों में से एक अवश्य आएगी। और बाकी बचे हुए जो 4 है उसमें से एक आएगी। देखिए कितनी आसान बात है। इन 5 गद्यों पर 2 आने वाले हैं, इन 6 पर 2 आने वाले हैं। उसमें से बरसी जलद या गिरिधर नागर आने ही वाली है, दोनों में से एक आने ही वाली है। और बाकी जो बची हुई है उसमें से एक आने वाली है, मतलब 2 पद्यांश आ जाएंगे। अगला है पूरक पठन। ठीक है, पूरक पठन में जो गद्य है वहां पर देखिए पहली इकाई में 1 ही होगा, ठेस, और दूसरी इकाई में 2 है। कौन से? 2 लघु कथाएं और बूढ़ी काकी। बराबर बच्चों? पहला ठेस, दूसरा है 2 लघु कथाएं या बूढ़ी काकी। इन तीनों पर आधारित 1 आने ही वाला है। मतलब पूरक पठन में जो गद्य विभाग है उसी पर आधारित 1 आने ही वाला है। और दूसरा पद्य विभाग जो है उसमें पहली इकाई में 1 है, दूसरी इकाई में 1 है। तो इन दोनों में से एक जरूर आएगा। मतलब मन या हम इस धरती की संतति है उसमें से एक जरूर आएगा। बच्चों मन पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं, तो इस साल ऐसा लगता है कि हम इस धरती की संतति है इस पर आएगा। लेकिन आप दोनों की तैयारी जरूर कीजिए। समझ गए बच्चों किस तरीके से ये जो गद्य है कितना है, पद्य सिर्फ कितना है, और पूरक पठन में गद्य और पद्य कितने हैं, यह आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। 80 में से 40 अंकों के लिए यह सब कुछ है। यह एक बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। समझ गए बच्चों? किस पर आधारित 2 परिच्छेद?
2 पद्यांश और यहाँ पर 2 फिर से एक गद्यांश एक पद्यांश, मतलब हर एक पर गद्य पर 2 होंगे, पद्य पर 2 होंगे, पूरक पटक पर 2 होंगे। यहाँ पर एक पठित अपठित जो है वह ज़्यादा है, अधिक है, यह बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। ठीक है बच्चों, हम आगे देखते हैं गद्य विभाग पर किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। बच्चों देखते हैं ये जो गद्य विभाग है, हर एक गद्य में हमें क्या क्या बताया गया है। वारे हमदर्द यह एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल जी। देखिए इस पाठ में लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से व्यंग्य मार दिया है, मतलब ताने कस दिए हैं। किस पर? जो हमदर्दी जताने आते हैं उन पर। देखिए कोई भी मरीज होता है, वह अस्पताल में जब भर्ती होता है तब हम उसे मिलने के लिए जाते हैं तो वह उसे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि वे हमदर्दी जताने के लिए जाते हैं, लेकिन उसे अच्छा लगने के बजाय, मतलब उस मरीज को अच्छा लगने के बजाय बहुत सारी पीड़ाएं ही महसूस होती हैं। इसी आशय पर आधारित लेखक ने बहुत ही मार्मिक ढंग से यह एक निबंध जो है प्रस्तुत किया हुआ है। इस पाठ में बहुत सारे लोग मरीज को मिलने के लिए आते हैं, उसके मोहल्ले वाले होते हैं, उसके ऑफिस के बड़े बाबू होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एक कवि भी है, लक्कानंद उनका नाम, वे भी उनसे मिलने के लिए आते हैं और किस तरह से व्यवहार करते हैं यह बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इस पाठ में बताया है। अगला पाठ है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी इस पाठ में बच्चों यह एक एकांकी है जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। इसमें क्या बताया है कि ये जो स्त्री है उसका सम्मान हमें करना चाहिए, साथ ही साथ स्त्री की जो शिक्षा है उसका भी हमें सम्मान करना है। आजकल भी, मतलब आधुनिक काल में भी हम देखते हैं ये जो स्त्री है उसका आदर सम्मान अच्छी तरह से नहीं होता। तो इसी पर आधारित यह जो एकांकिका है यहाँ पर प्रस्तुत की है। जो भी सास ससुराल वाले होते हैं वे क्या करते हैं, लड़की अच्छी तो होनी चाहिए, उसमें सभी गुण अवश्य होने चाहिए, लेकिन वह ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। पढ़ी लिखी जो लड़की है उसके शादी ब्याह में किस तरह से कठिनाइयाँ आती है, यही कठिनाइयाँ यहाँ पर लेखक ने प्रस्तुत की है, जो कि समाज को बताती है कि स्त्री का सम्मान करना आवश्यक है। बड़े ही अच्छे ढंग से उन्होंने यह हमें समझाया है। अगला जो पाठ है इकाई 2 में है, वह है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। देखिए ईमानदारी की प्रतिमूर्ति जो पाठ है, इस पाठ में सुनील शास्त्री जी ने अपने पिताजी के बारे में बताया है। लाल बहादुर शास्त्री ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। अपने पिताजी के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बातें की हैं। उनका जो जीवन है वह किस तरह से सादा था, सादगी भरा था, वे किस तरह से ईमानदार व्यक्ति थे, यह भी उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। जब प्रधानमंत्री होने के बाद उन्हें इम्पाला शेवरलेट यह गाड़ी मिल जाती है, तब वे अपने घर के लिए या अपने लोगों के लिए उसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। जब उनके बच्चे, मतलब सुनील शास्त्री जी इसका इस्तेमाल करते हैं तो वे निजी लाभ के लिए ऐसा भी वे कहते हैं और उसका जो भी भाड़ा है, किराया है, वह उसे दे देते हैं। यहाँ तक उन्होंने यह बातें बता दी हैं। साथ ही साथ वे जो भी वस्त्र पहनते थे वे खादी के थे, उसका भी वे किस तरह से इस्तेमाल करते थे, यह भी सुनील शास्त्री जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया है। और उनकी माँ जो है वे भी अपने पिताजी को किस तरह से गहने दे देती हैं और माँ का भी स्वभाव किस तरीके से है, यह भी यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। बच्चों अगला पाठ है 7वां महिला आश्रम। इसके लेखक है काका साहब कालेलकर जी। काका कालेलकर जी ने यहाँ पर सरोज नामक एक महिला को पत्र लिखा है। महिला आश्रम यह एक पत्र है। महिला आश्रम किस तरीके से होना चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, साथ ही साथ महिला आश्रम के बारे में जो भी
बातें हैं, ये बातें बताने की कोशिश कालेलकर जी ने सरोज को की है। ये सभी बातें हमने अच्छी तरह से पढ़ ली है। 8वां है जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। यह एक साक्षात्कार है कि नहीं बच्चों? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी लिखित यह एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार मतलब मुलाकात। यहाँ पर जो मुलाकात है इसके बारे में यहाँ पर अच्छी तरीके से जानकारी दी गई है। अब ये जो सभी पाठ है, इन पाठों पर आधारित किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न हम देखते हैं अगली दासिका को। धन्यवाद।